चलिए इधर ध्यान दीजिए। अगला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलिए मुझे एक काम करो, टाइटल नंबर दो 7.4। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब इधर ध्यान दीजिए बेटा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हमें दो सिचुएशंस में स्टडी करना है। केस 1, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी in the system of conservative forces। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन द सिस्टम ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, मतलब उस पर सिर्फ और सिर्फ क्या लगेंगे, कंजर्वेटिव फोर्सेस लगेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, अब ऐसा है, आपने पढ़ा है बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। मगर यहाँ तो भी सिर्फ कौन से फोर्सेस है, कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दैट मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी minus initial kinetic energy. But as you very well know, work done by conservative forces is minus of delta U, यानी कि minus of final potential energy minus initial potential energy, यानी कि initial potential energy minus final potential energy। तो work done by conservative forces के मेरे पास दो फॉर्मूले आ गए, एक ये और एक ये। अब दोनों को अगर मैं इक्वेट करूं, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू इनिशियल काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब एक काम, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आओ, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी of the plus final potential energy is equals to initial potential energy plus initial kinetic energy। कहने का मतलब final potential energy is equals to initial potential energy and delta E is equals to, यानी EF minus EI equals to क्या रहेगा, हमेशा 0। तो कंजर्वेशन अगर हम लोग देखते हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है और उस पर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं, याद रखना सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव, एक भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है। बात समझ में आ रही क्या? जैसे फॉर एग्जांपल तुम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऐसा ऊपर फेंकते हो, हम एयर के रेजिस्टेंस को इग्नोर मारते हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? एयर के रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कर रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं। एयर का रेजिस्टेंस क्योंकि क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, उसको इग्नोर मारो। जब तुमने उसको ऊपर फेंके और वो ऊपर जा रहा है तो उस पर एक ही फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा है? कंजर्वेटिव। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव। तो ऊपर 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 जा रहा होगा वो, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे कि मैंने कहा कंजर्वेटिव फोर्स है, उसकी स्पीड कम हो रही होंगी, कम हो रही होंगी, कम हो रही होंगी, है ना। तो अब धीरे 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 उसकी स्पीड कम होगी और फाइनली क्या आ जाएगा ऊपर? फाइनली उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। देखो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर
उसकी एनर्जी चेंज हो गई, मगर कौन सी एनर्जी चेंज हुई? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, मगर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई। तो कहने का मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है, जो फेंकते वक्त टोटल एनर्जी थी, और वो हाईएस्ट पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी होंगी वो कैसी होंगी? सेम। फेंकते वक्त उसके पास सिर्फ क्या थी? काइनेटिक एनर्जी, और हाईएस्ट पॉइंट पे क्या थी उसके पास? सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये दोनों कैसे होंगे? सेम। और ये खेल सिर्फ कहाँ होता है? कंजर्वेटिव फोर्स में होता है ना। और इसी कारण से हम लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पर क्या है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी जस्ट कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यहाँ से भी इसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। चलो लिख लो ये फिर। इससे क्वेश्चन नंबर 2 दिए थे ना, इसे 3 देना, इसे 4 देना। फ्रॉम 3, इक्वेशन नंबर 3 से आप लिख सकते हैं गेन in kinetic energy is equals to loss in potential energy और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब उल्टा। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। लोडेड डालता and non mechanical energy in the system of conservative and non-conservative forces. अब अगला पार्ट है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन द सिस्टम ऑफ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। एक सिस्टम मोशन में है, उस पर कुछ कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं, मगर साथ ही साथ उस पर कुछ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं। जैसे फ्रिक्शन हो सकता है, वो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। विस्कस फोर्स हो सकता है, एयर रेजिस्टेंस हो सकता है। तो जैसे कि हम जानते हैं बाय वर्क एनर्जी theorem, work done by all the forces is equals to change in kinetic energy of the system। यानी कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, सब के सब जो है बराबर में होते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मगर हम ये बात जानते हैं भैया, देखो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो है ना, वो UI माइनस UF है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? UI माइनस UF। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, देखो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये होता है UF माइनस UI, UF माइनस UI प्लस डेल्टा U बोलते हैं ना अपन। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखो। मामूली सी चीज़ लग रही होंगी तुमको माइनस प्लस का खेल, मगर आगे बहुत बड़ा गेम हो जाता है इससे। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये क्या रहेगा? प्लस डेल्टा U, यानी UF माइनस UI। मगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? माइनस डेल्टा U,
जो कि कारण हो जाता है यू आई माइनस यू एफ या यू वन माइनस यू टू जिसको अपन कहते हैं। ये बात याद रखना। तो जैसे कि आप जानते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स यू आई माइनस यू एफ होता है, मैं यहाँ पर डाल दूँगा, तो यू आई माइनस यू एफ प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू के एफ माइनस के आई। अब उसको उठा के चले जाओ, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू के एफ माइनस के आई माइनस यू आई प्लस यू एफ। अब देखो के एफ प्लस यू एफ, के एफ प्लस यू एफ माइनस के आई माइनस यू आई, के एफ प्लस यू एफ, इसमें से माइनस साइन कॉमन निकालो तो ये हो जाएगा के आई प्लस यू आई। के एफ प्लस यू एफ क्या होगा बेटा, है ना, फाइनल टोटल एनर्जी, और ये क्या होगा, इनिशियल टोटल एनर्जी। तो भैया यहाँ पर होगा फाइनल टोटल एनर्जी माइनस इनिशियल टोटल एनर्जी। तो देखो भाई यहाँ पे आपका है वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सिर्फ वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। आज देख रहे थे प्रॉब्लम अपन, है ना, आपको बताया था फ्रिक्शन वाले प्रॉब्लम्स आए थे कुछ, तो हमने पूछे थे, उसमें सिर्फ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हुआ करता था। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, इस तरह से। मगर जैसे कि हम जानते हैं कि एनर्जी तो भाई कहीं ना कहीं मतलब इस्तेमाल होती है, तो यहाँ जो एनर्जी में डिफरेंस आ रहा है वो कहाँ जाता है ना। तो ये जो एनर्जी में जो डिफरेंस है डेल्टा ई, वो रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, रिलीज्ड इन फॉर्म ऑफ हीट। मतलब वो जो लॉस हुआ वो कहीं गया नहीं, कहीं ख़त्म नहीं हुआ, वो बस वो काय में कन्वर्ट हो गया, हीट में कन्वर्ट हो गया। इसीलिए कहते हैं कि वो जो आपने कहा था स्टेटमेंट, है ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी जस्ट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये डिफरेंस इन एनर्जी इज रिलीज्ड एट हीट। देखो बेटा फास्ट, ये हो जाए तो बताना मुझे। एक स्टेटमेंट लिखना है आपको, ओरली बोल देता हूँ मैं वो स्टेटमेंट, पूरा हुए बात। उस स्टेटमेंट के बाद ये क्वेश्चन लिखना है जो मैं लिख रहा हूँ।
हुआ बेटा? तो स्टेटमेंट लिखिए आखिरी में, जब आपने डेल्टा E इज इक्वल्स टू माइनस क्यू लिखे होंगे, रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट, लिखो thus energy may be transferred from one form to another form. लिख बेटा, मैंने क्या बोला, पहले वो लिखना फिर बाद में ये लिखना. Thus energy may be transferred from one form to another form, but it cannot be created or destroyed. But it cannot be created or destroyed. But it cannot be created or destroyed. Full stop. The total energy in an isolated system is constant. The total energy in an isolated system is constant. The total energy in an isolated system is constant. ठीक है, अब चलिए देखिए ये वाला. एक बॉडी दी गई है जो इनिशियली रेस्ट में है अलोंग अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक फ्रॉम अ हाइट h. ये यहाँ से इसको रख के छोड़ा गया है, वो नीचे घसरते हुए जाता है. फिर उसके बाद ये कर्व यहाँ पर मान लो पाथ हल्का सा कर्व है, जिसके तहत वो ऊपर जाके ऐसा गोल पूरा चक्कर काट लेता है. तो उसने पूछा कि भाई पता लगाओ h की वैल्यू क्या होगी, या h और r का क्या रिलेशन होगा. कुछ स्टूडेंट्स तो पहले मेरे पास एग्जांपल लेकर आए थे. ये इसका बहुत मशहूर प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, 2 बार ये नीट में आ चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको घुमा फिरा के वो क्वेश्चन दे सकता है. तो देखो भाई सिंपल है, बहुत आसान है. अपन लोकेशंस को मार्क करते हैं. इसको नाम A दे दो, यहाँ पर जब नीचे था उसको नाम B दे दो. तुमको नहीं लगता, देखो तुम कम हाइट से छोड़ोगे तो ये ऐसा जाएगा और बस यूं करके आ जाएगा. थोड़ा और ऊपर हाइट बढ़ाओ तो यूं जाके वो नीचे यूं गिरेगा. तो और हाइट बढ़ाओ, ये ऐसा आ जाएगा. पूरा एग्जैक्ट ये हाइट से छोड़ोगे तो यूं जाके पूरा एक लूप कंसिडर करेगा. तो बोले भाई ठीक है. तो अब अगर मैं कहूँ कि भाई बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय, अरे हो गया रे भाई, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया जाए, टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट बी. ए की टोटल एनर्जी और बी की टोटल एनर्जी कैसी रहेगी, सेम. देखो आपने इसको यहाँ रख के छोड़ा है, फेंका है क्या, रख के छोड़ दिया, तो इसके पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0. तो भैया इसके पास तो वहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है. ये आया जर 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 जर, जर यहाँ पर आया. जब ये बी पॉइंट पे पहुँचा तो एच क्या हो गया, 0, यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, 0. अब उसके पास सिर्फ क्या है, काइनेटिक एनर्जी, हाफ ऑफ m v². कटा कटा. अब आगे क्या, देखो सर्कुलर मोशन चैप्टर, कौन सा चैप्टर, सर्कुलर मोशन. उसमें एक टॉपिक आया था वर्टिकल सर्कुलर मोशन, कि आपको नीचे से कम कितनी वेलोसिटी देना पड़ेगी कि वो एक पूरा लूप काट सके या कंप्लीट कर सके. क्या था वो वेलोसिटी का फॉर्मूला, 5rg, √5rg. कम से कम इतनी वेलोसिटी देना चाहिए कि वो पूरा एक लूप कंप्लीट कर सके, √5rg. तो v इज इक्वल्स टू √5rg. स्क्वायर लेंगे तो gh इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 5rg. g और g कटा. देखो h इज इक्वल्स टू 5/2 टाइम्स ऑफ r. ये हमारे पास फॉर्मूला है. आया समझे. नीट में डायमीटर का आया था, रेडियस की जगह डायमीटर आया था, तो वो 5d/4 आएगा वहाँ पे नीट में क्वेश्चन जो है. ठीक है, ये रिलेशन है, याद रखिए.
नेक्स्ट, what will be the velocity of the bob at the lowest position if it is released from height small h. तो उसको हाइट स्मॉल एच से रिलीज़ किया गया बॉब को, तो लोवेस्ट पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? बहुत आसान है, आपने इसको यहाँ से पकड़ के छोड़ दिया। मान लो ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है, तो अगेन आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी एट ए इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट बी। ए पोजीशन पे उसके पास सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है और बी पोजीशन पे उसके पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। क्योंकि देखो हाइट को कहाँ से नापा जा रहा है ना, देखो एक रेफरेंस पॉइंट होता है कि हाइट को कहाँ से नापा जा रहा है। रेफरेंस पॉइंट वो कुछ भी हो सकता है, जैसे अभी फ़िलहाल यहाँ पर से नापा जा रहा है, ये ज़मीन से भी हो सकता है। अगर आपने नीचे से हाइट को नापा है, अगर नीचे से हाइट को नापा है तो यहाँ पर अब पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो नहीं होगी, क्योंकि हाइट की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगा अभी थोड़ी देर में। ऐसी बात को समझो, बात आप सोच रहे हो नीचे आ गया मतलब अरे ऐसा नहीं है रे भाई, नीचे आ गया मानते, नीचे आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी, मगर कब? अगर हाइट को यहाँ से नापा जा रहा है। अगर उसने बोला है कि भैया तुमको हाइट को यहाँ से नापना है, हाइट को क्या करना है, यहाँ से नापना है, और ऑब्जेक्ट यूँ आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, अब वो नीचे वाली पोजीशन पे पहुँचा, तुम बोले सर नीचे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। नहीं रे बाप, नहीं होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो नहीं होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ उसकी हाइट है। आप हाइट को यहाँ से नाप रहे हैं, ये बात समझ में आई क्या? तो अब देखो यहाँ पर अभी फ़िलहाल क्योंकि हाइट को मैं यहाँ से नाप रहा हूँ, तो इसी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो रहेगी, है ना। और यहाँ पर क्योंकि देखो आप पकड़ के छोड़ रहे हैं, तो क्या है, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है। तो ए पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, बोलो भाई, अरे जोर से बोलो, पोटेंशियल। ए पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, बोलो, ए पोजीशन पे क्या है, बी पोजीशन पे क्या है ना। यहाँ पर अभी फ़िलहाल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर ज़ीरो है। अच्छा ठीक है, फिर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। एम और एम कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh, वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gh। ये हो गया वेलोसिटी का फॉर्मूला एट पोजीशन बी, अंडर रूट ऑफ 2gh। आई बात समझ में आपको, वेलोसिटी एट पोजीशन बी अंडर रूट ऑफ 2gh। अब ऐसा है, इसमें पूछा नहीं है मगर एक चीज़ बताना ज़रूरी है। अगर मान लो ये एंगल थीटा दिया हुआ है और तुमको हाइट के बजाय थीटा दिया हुआ है कि हमने इतनी इतनी हाइट से इसको पकड़ के छोड़ा, हमने इतनी इतनी हाइट से पकड़ के उसको छोड़ा, तो अब बताओ वेलोसिटी क्या रहेगी लोएस्ट पोजीशन पे। तो h के जगह अब तुमको क्या करना, L 1 माइनस कॉस थीटा वाला फॉर्मूला डालना पड़ेगा h की जगह। ये समझ में आया कि नहीं, कैसे आया ये लंबाई L है, ये लंबाई L माइनस h है, कॉस थीटा लेते हैं अपन एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस,
उसमें से h का फॉर्मूला बनाते हैं l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब ये h की वैल्यू डाल दो। देखो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gl 1 माइनस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ थीटा। अच्छा एक बात बता, थीटा अगर मान लो 90 डिग्री रहा, थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री रही तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा? अरे cos 90 क्या होता है? 0। तो ये 0 हो गया ना, बचा क्या सिर्फ 1, वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2gl। अच्छा थीटा अगर 60 डिग्री रहा तो 1 माइनस 1/2 gl रह जाएगा सिर्फ। याद है ये सर्कुलर मोशन में तुम्हारे जो आखिरी के प्रॉब्लम है जिसको रुका के रखा था मैंने आपको, ये इस पर बेस्ड है वो, ठीक है। अब उससे वो वाले प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेना, और उसमें टेंशन वाला कॉन्सेप्ट भी आता है। टेंशन क्या होगा वो भी देख लेना एक बार अच्छे से। टेंशन एट द लोवेस्ट पोजीशन क्या होगा वो पूछा जाएगा आपसे, लाना मेरे पास सॉल्व करने आप, तो उसके बाद ट्राई करके बताना मुझको। चलिए करिए सॉल्व। यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं, क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ता। Calculate the velocity of the bob of a simple pendulum at its mean position if it is able to rise a vertical height of 0.1 meter. Small g is equals to 9.8 meter per second square. ने क्या बोला है, आप कितनी ऊपर तक जा सकते हैं? 0.1 मीटर तक। ये इसका रिवर्स है, तुमने यहाँ से इसको ऐसा पकड़ के छोड़ दिए थे तो ये ऐसा आया था, और यहाँ पर जब पहुँचा था तो वेलोसिटी इसकी v, जिसकी फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 2gh से आप देते हैं। अब उसका रिवर्स देखो, तुमने क्या करे, इसको v वेलोसिटी से ऐसा थ्रो किए, ऐसा फेंके v वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो ये गया ऊपर हाइट h तक गया और फिर वापस आ गया, है ना। तो सवाल उठा कि वो v वेलोसिटी हाइट h तक जाने के लिए क्या होना चाहिए, वही फॉर्मूला आएगा, क्योंकि यहाँ जब आपने थ्रो किया तो आपके पास क्या थी? काइनेटिक एनर्जी। वहाँ जब पहुँचा है ना, काइनेटिक एनर्जी कम होती गई, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती गई, मैक्सिमम पोजीशन पे पहुँचा, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बाकी रह गई, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, है ना। तो अब टोटल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। इधर की काइनेटिक, इधर की पोटेंशियल, इक्वेट करो, विच फॉर्मूला आएगा। तो मतलब वही फॉर्मूले से अपने को निकालना है। तो बहुत आसान, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gh 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 0.1। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 क्या होता है? 19.6 मल्टीप्लाई बाय 0.1, है ना। यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ 196 इंटू 10⁻⁻²। समझेगी नहीं समझे?
0 पॉइंट को 10 का पावर -1 लिख सकते हैं ना, अगर डेसिमल को सरका दिया इधर आ जाएगा। 196 का स्क्वायर रूट 14, तो ये हो जाएगा 14 × 10⁻⁻1। रूट के बाहर निकलते पावर आधा हो जाता ना, 1.4 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी 1.4 मीटर पर सेकेंड। Next, a particle of mass small m makes SHM in a smooth hemispherical bowl. ABC and it moves from A to C and back to A via ABC, so that PB is equals to H. Full stop. Find the speed of the ball when it just crosses the point P. ठीक है, A C B H ठीक है, और बॉल इस तरह से दिया गया, इसका मास m है। बहुत आसान, कोई बता सकता है मुझे क्या रहेगा इसका फॉर्मूला? बोलो, अरे बोलो भाई। अब्दुल्ला, साद, जही वालो, अब्दुल्ला। यहाँ स्पीड पूछा है फरहान, क्या लगता है मामा? अंडर रूट ऑफ आर का है यहाँ पर, अंडर रूट ऑफ ओनली GH, अंडर रूट ऑफ 2GH। अरे वही है ना खेल, वही हो रहा ना मोशन, अभी भी तो वही मोशन हो रहा,
बस वो रस्सी से बांध कर था। पिछली बार रस्सी से बांध के गोल गोल घुमा, ऐसा आप झुला रहे थे ना। अब क्या हो रहा है, वो सरफेस पे झूल रहा हूं, हो तो वही रहा ना। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो सिंपली क्या करो, यहां की और यहां की एनर्जी को क्या करो, कंपेयर करो। इसने क्या पूछा, फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट जस्ट क्रॉसेस द पॉइंट बी। यहां पर स्पीड पूछा है वो, तुमको मालूम है वो यहां से यहां तक जा रहा है, इसके आगे जा रहा क्या नहीं, फिर यहां से वापस आ जा रहा। मतलब जब वो यहां पहुंचा तो उसकी स्पीड क्या हो गई थी, 0, है ना। तो भाई हमने कहा टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट बी। टोटल एनर्जी एट ए इज mgh हाफ ऑफ mv², खटा खटा which आया √2gh, वही है भैया। चाहे झूला हो चाहे कुछ भी हो, इस तरह से सेम तरीके से सॉल्व किया जाता है इसको। Maximum and minimum heights of swing from Earth's surface are 0.75 meter and 2 meter respectively. First off, what will be the maximum velocity of swing? What is the maximum velocity of swing? एक बच्चा है जो झूला झूल रहा है और उसकी मैक्सिमम और मिनिमम हाइट जो है झूले की वो कितनी है, 0.7। मिनिमम एंड मैक्सिमम होना चाहिए ना, उल्टा कर डाला है। पहले 2 मीटर आना चाहिए, आप लिखेंगे तो पहले 2 मीटर लिखना, बाद में 0.75 लिखना। मैक्सिमम एंड मिनिमम हाइट ऑफ द स्विंग्स आर from the earth surface are 2 meter and 0.75 meter respectively. What will be the maximum velocity of swing? तो मान लो ये रिजिड सपोर्ट है, यहाँ से बांधा हुआ है झूला और वो उसमें झूल रहा है बच्चा, इसमें इस झूले में। देखो मैक्सिमम एंड मिनिमम हाइट्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस, H1 2 मीटर, H2 0.75 मीटर। अच्छा एक बात बता, सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ पर होती है झूले की, मीन पोजीशन पे कि एक्सट्रीम पोजीशन पे? मीन पोजीशन पे, जब नीचे होता है ना बेस में, ऐसा ऐसा जब होता है तो ये बीच वाली पोजीशन को क्या कहा था, मीन पोजीशन। तो सबसे ज़्यादा स्पीड यहाँ पर होती है इसकी। तो उसने तुमसे मैक्सिमम स्पीड पूछा, मतलब कहाँ की पूछा है उसने, मीन पोजीशन। तो देखो ये आप ए पॉइंट बी पॉइंट, तो टोटल बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी
वंस अगेन टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट बी। ए पे उसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी mgh1, और बी पे उसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है। और याद है थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था कि डिपेंड करता हाइट कहाँ से नाप रहे आप। अगर हाइट यहीं से नापे होते आपने तो h 0 आता था और पोटेंशियल एनर्जी भी 0 आती, मगर इस बार हाइट को कहाँ से नापा गया, थोड़ा नीचे से नापा गया है ना। तो इसीलिए क्योंकि रेफरेंस पॉइंट इस बार आपका नीचे है, ग्राउंड है, तो इससे हाइट नापे तो अलग अलग हाइट आ रही है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होगी फिलहाल। ठीक है, आगे क्या, m कॉमन निकालो, कैंसिल करो। चलो कैंसिल हो जाता है m। आपने को v स्क्वायर ने v निकालना है ना, तो v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, इसको उधर लेके जा, gh1 माइनस gh2, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh1 माइनस h2, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2। g की वैल्यू क्या है बेटा, 9.8 डालना है कि 10 डालना है भैया, 10 डाल के देखते हैं, काम करते हैं 10। h1 माइनस h2 क्या रहेगा, h1 कितना है 2, 2 माइनस 0.75 कितना हो जाएगा 1.25। अब देखो भाई, टू मल्टीप्लाई बाय 1.25 कितना हो जाएगा 2.5, और 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा 25, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या हो जाएगा 25। तो v इज इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10, 2.5 नहीं 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10 अंडर रूट ऑफ 5 होगा, सॉरी अंडर रूट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि फिर वो 2 पॉइंट समथिंग आएगा वो 1.25 का डबल 2.5 नहीं यार, वो 25 ही चाह रहा, 5 ही चाहेगा, 5 ही चाहेगा। 1.25 का डबल 2.5, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5, हाँ, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बाकी के कल देखेंगे और एग्जाम्पल्स है। कल मीन्स मंडे को देखेंगे, संडे को आई थिंक टेस्ट आपका पोस्टपोन हो गया है, इस हफ्ते का संडे का टेस्ट। ओहो